नमस्कार, पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब जो एक मोर्चाबंदी हुई थी ना एसआईआर को लेकर, उन सबको आज करारा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मनोज झा भी गए, महुआ चैटर्जी भी गई और बहुत सारे नेता गए और उन्होंने जाके गुहार लगाई कि भाई देखिए इलेक्शन कमीशन कितना गलत कर रहा है, क्या सब हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को पूरे अधिकार हैं, किसी की नागरिकता जो है वो गलत तरीके से नहीं गई है और इसीलिए सब कुछ जो हुआ है ना वो वैध तरीके से हुआ है। एक तरीके से ज्ञानेश कुमार जो बात कह रहे थे वो सही निकले और रॉन्ग कौन निकला? राहुल गांधी एंड कंपनी और उनकी जो टीम के लोग थे। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि भाई अब तो सुप्रीम मोहर लग गई है ना, लेकिन सोशल मीडिया पर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही कुछ लोग बोलने को तैयार बैठे हुए हैं। एक कैंप जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट की भी मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की मानने को तैयार नहीं है, मतलब हद हो गई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे। लेकिन ज़रा हमें एक कार्यक्रम में चलना होगा जहां पर राष्ट्रपति महोदय बोल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी, राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री श्री राजू बेसेन जी, कुलपति प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाइन जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण और प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रस्तुत हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये सभी देशवासियों, विशेषकर सिक्किम के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि सिक्किम अब पूर्ण साक्षर बन गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग, सरकार में उनके सहयोगियों और सिक्किम के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का ये अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 7% और पदक प्राप्त करने वाले लगभग 70% बेटियां हैं। बेटियों के लिए थोड़ा ताली हो जाए। मैं इन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बेटों को भी करती हूँ। ये उपलब्धि न केवल हमारी बेटियों के लिए प्रतिभा, परिश्रम और संकल्पों का परिचायक है, बल्कि एक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली उदाहरण है। आज एक महिला सशक्तिकरण उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे हाथों दिलाए हैं। वो है आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण। आने के टाइम 2 पिंक बस है उनके लिए, जहाँ महिलाएं ड्राइवर है, महिलाएं कंडक्टर है और महिलाएं वहाँ सवार कर रहे हैं। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक कदम। बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और ये देश के विकास की गाथा में पूर्ण रूप से भागीदार कर सके, ये सुनिश्चित करना भी ये पूरी समाज के लिए एक कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, प्रकृति की गोद में बसा सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और जैव विविधता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा सिक्किम को प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान को कि ऐसे सुंदर प्रकृति का उपहार सिक्किम को दिए हैं। इस चोटी को सिक्किम के लोग
अपनी रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। उनमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जिम्मेदारी की भावना दिखाई देती है। इस राज्य के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना। सिक्किम ने ये साबित किया है कि विकास और प्रकृति के संरक्षण का समन्वय किया जा सकता है। प्लास्टिक पर नियंत्रण, जैविक खेती को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य पूरा देश के लिए प्रेरणादायक है। सिक्किम से देश सीखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास की स्वच्छता, प्रकृति और समाज के प्रति जिम्मेदार बने तो देश तेजी से प्रगति कर सकता है। देवियों और स्वजनों, हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी बनती है। इसे केवल शिक्षा और शोध के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक शिक्षा को स्थानीय परंपराओं, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाता है। यही विश्वविद्यालय और विद्यार्थी को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का उचित मार्ग है। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान है जहां पीएचडी स्तर तक लिम्बू, लिम्चा और भूतिया पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं अनुसंधान की व्यवस्था है। यहाँ हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों तथा उनसे उत्पन्न संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में ग्लेशियर्स पर अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। भाषाएं, क्षेत्र और समाज की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजोकर रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस क्षेत्र की लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की स्थापना की गई है। इस सेंटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की लुप्त प्राय भाषाएं, परंपराओं को कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिविटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। इस संस्थान में सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े। आप अपने योग्यता और निष्ठा के बल पर वंचित वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आप समावेशी विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं खुशी हूँ जो मैंने देख रही थी वीडियो कि माताएं बहनों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं और इसी प्रयास से आप लोगों का सामूहिक प्रयास से ये आज ये राज्य पूरा फुल्ली लिटरेसी हो गया है। ये आपका सामूहिक प्रयास है। आज के युग में नई नई जरूरतें सामने आ रही है जिनके समाधान युवा पीढ़ी को निकालते हैं। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
कुछ बातों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पहली बात, अपनी क्षमता और पर हमेशा पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात, आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से हमेशा सीखें। जहां से भी हो सके ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, सबसे सीखना चाहिए। तीसरी बात, आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से आगे बढ़े। टीम स्पिरिट हमेशा सहायक देती है। आप सब तो इतने अच्छे संस्थान से शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कोशिश करके कि समान लाखों वाले युवा अपने ग्रुप्स बना ले और मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इससे आप रिसोर्सेस का भी सही उपयोग कर पाएंगे और अपने आइडियाज को और अधिक बड़े पैमाने पर कार्यरूप दे पाएंगे। चौथी बात, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी भी बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे और इनसे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद भी मिलेगी। शिक्षा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन है। आप अपनी शिक्षा के बल पर सक्षम बने और देश तथा समाज की भलाई के लिए कार्य करें। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आपने अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना, जिन्होंने बच्चों को और खासकर लड़कियों के लिए क्या मंत्र होने चाहिए वो उन्होंने बताया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और 5 की पंचायत शुरू करेंगे। मास्टर जी। हाँ? नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। हाँ, कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। Hi sir, can I take your order? कोल्ड कॉफी फॉर मी। French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपी है, हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने बोला था ना, वोट चोर ज्ञानेश कुमार के लिए, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये भी नारे लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सबकी जबान बंद कर दी है, लेकिन बंद नहीं हुई है जबान। आप जरा एक बार सुन लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये रूलिंग दी उसके बाद इन दलों की तरफ से क्या बयानबाजी हुई। 65 लाख लोग काट दिए उन्होंने, जो गरीब लोग हैं उन्हीं के नाम कट रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है।
एसआईआर अवैध कब थी? एसआईआर तो वैध थी, एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो। हम इसके हक में हैं कि बिल्कुल 100% किसी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी घुसपैठिया का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब जब आप डेमोग्राफी चेंज करने के लिए घुसपैठिया बताते हो, तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बताइए, आप 12 साल में आप ढूंढ नहीं पाए। जनता का जनादेश एसआईआर पर हुआ, चाहे वह बिहार हो अथवा पश्चिम बंगाल हो। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुहर लग गया। अब राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए, जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, कि एसआईआर से परहेज क्यों। ये सवाल नहीं उठा था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। तो आपत्ति है और रहेगी। अब ये वही पार्टियां हैं जो हर चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर जाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन आज जब इनके खिलाफ, यानी इनकी जो दलील थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही आवाज उठाई जा रही है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। निखिल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। लेकिन निखिल जैन, माफी मांगने वाली बात हो रही है। अब तो इतने आरोप लगाए, तो अब माफी मांगी जाएगी? रीमा जी, एक लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी ना इत्तेफाकी रखने का सबका अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट को आज ये लग रहा है कि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत अच्छी बात है। यही अगर उन्हें थोड़ा टाइम पहले समझ आ गया होता तो शायद ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड नहीं होता। बिहार एसआईआर के लिए मैटर फाइल हुआ था जुलाई में। अप्रैल में आके जब बिहार के चुनाव हो चुके, बंगाल के हो गए, असम के हो गए, तमिलनाडु के हो गए, पुदुचेरी के हो गए, राज्य में देश में 6 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि ठीक है, एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत अच्छी बात है। एडवोकेट होकर के आज आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही अब आप हो गए हो? हाँ, नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही गलत हो गया अब तो? एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की क्रिटिसिज्म करना बतौर नागरिक, बतौर अधिवक्ता मेरा अधिकार है। ये मुझे संविधान देता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत नहीं हो सकता। और तो गलत है, देखना होगा कि गलत है सुप्रीम कोर्ट। मेरी नजर में तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसआईआर का जब कोई रूल्स ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे अब क्या करोगे? लेकिन आप लोग, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया, आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया, आप कहाँ जाएंगे? अब जनता देख रही है, देख रही है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो बेरोजगार हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, आप भी मीडिया में काम करती है ना रीमा जी, उन्होंने क्या कहा? जो मीडिया में काम कर रहे हैं, जो लोगों के मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं, वो कॉकरोच हैं। जनता ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इंस्टाग्राम पे 2.5 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी। इंस्टाग्राम, पहली बात तो देश की जनता, देश की 100% जनता। अरे भाई, कितने % लोग इंस्टाग्राम पर हैं? इंस्टाग्राम से ही अब जनादेश अगर तय होता है, तो ये तो कमाल बात कर रहे हो निखिल जैन आप। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं मैं। कोई कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में इतना गुस्सा है कि 2.5 करोड़ भारतीय लोगों ने एक मजाक जैसी नाम वाली पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल मीडिया मूवमेंट है, सोशल मीडिया फैड है, क्या भी है, जो भी आप लगा लीजिए, 2.5 करोड़ लोगों ने ज्वाइन करा। मैं नहीं कह रहा कि सारी देश की जनता ने अपना जनमत दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी को, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन कितना युवा में आक्रोश है, कितना लोग सिस्टम से तंग आ चुके हैं। अच्छा। ये बेतुकी बयानबाजियां जो पहले नेताओं से हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? भारत की पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ जनता में से 2.5 लाख लोगों ने कॉकरोच पार्टी को अपना समर्थन दिया, और वो हमारे देश का युवा एक तरीके से हो गया। आपने डिक्लेयर कर दिया युवा आक्रोश में है। युवा के दिल में पता नहीं क्या क्या है। 2.5 लाख, 140 करोड़ में से 2.5 लाख। चलो ठीक है धनंजय गिरी जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। हाँ, 2.5 करोड़, ओके, 2.5 लाख नहीं, 2.5 करोड़। अच्छा ठीक है, 2.5 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन से ज्यादा है 2.5 करोड़। ओके,
कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ 30 लाख लोग फॉलो करते हैं, बीजेपी को 90 लाख लोग फॉलो करते हैं। ये युवा कितना आक्रोशित है देश का, ये दर्शाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार आ जाए। सुप्रीम कोर्ट, ओके ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को पहले जरा निपटा लेते हैं ना बात को। धनंजय गिरी जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया, माफी मांगने की आप बात कर रहे हो राहुल गांधी से, माफी तो दूर, अब तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा हो गया ना। रीमा जी देखिए, आज भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये संवैधानिक संस्थाओं की जीत है, ये जीत हो रही लगातार जीत है। और हम इंस्टाग्राम की बात नहीं करते हैं, हम तो एक्चुअल ग्राम की बात करते हैं। हम तो गांव गरीब किसान नौजवान के लोग हैं, एक्चुअल ग्राम की बात करते हैं। हम इंस्टाग्राम से हमें क्या लेना देना, हम रियल लाइफ नहीं जीते, हम रियल लाइफ जीते हैं। हमें चुनाव जीतने के लिए, हमें चुनाव जीतने के लिए मरे हुए लोग पर जो जीतना चाहते हैं, चुनाव जीतने के लिए जिनका भरोसा जनता पर नहीं जाली पर है, जो जाली वोटरों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे जाली लोगों को, जाली नैरेटिव को, जाली सोचने वाले को, जाली, ये लोग जाली लोग हैं। इनकी बात हम क्या करें, इनकी बातों को क्या जवाब दे, जनता जवाब दे रही है। नहीं, लेकिन इनकी बात से अब ये पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अब एसआईआर और ये इसी तरह का कैंपेन चलेगा। जो अभी 4 राज्यों के चुनाव है उनमें यही कैंपेन चलेगा, विपक्ष के रुख से साफ पता चल गया। रीमा जी, ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। और जो बता रहे हैं कि 1.5-80 लाख लोग, अरे 10 लाख लोग तो अकेले धनंजय गिरी को फॉलो करते हैं, और 12 करोड़ 1 मिलियन फॉलोअर तक सिर्फ मेरे हैं, और 12 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लो 12 करोड़ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 12 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। निखिल जैन क्या भैया, वो 2.5 करोड़ का आक्रोश मैटर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के 140 करोड़ के देश में बीच में नहीं ना। हाँ रीमा जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार में 47 लाख फर्जी वोटर का मुद्दा आया, मृतक वोटर का मुद्दा आया। कोर्ट ने कहा कि भाई 5 आदमी खोज के ले आओ, एक आदमी खोज के नहीं ला पाए, एक आदमी। राहुल गांधी गली गली नगरे चौबारे गली गली घूमे, समझे, और जानते एक महिला को पकड़ा, एक वार्ड पार्षद को। उस महिला ने कहा कि मेरा वोट कट गया। दूसरे दिन उस महिला ने कहा कि कुछ कांग्रेसी मुझे फर्जी पकड़ के ले आए थे, और फर्जी पकड़ के कहा था मेरा वोट नहीं। हाँ, वो तो एक कोलंबिया की एक्ट्रेस थी ना, कुछ था वो मामला, क्या था? सुप्रीम कोर्ट में गलत दूसरी बात, अरे गलत तो नहीं है ना, नहीं झूठ नहीं है, झूठ नहीं है निखिल जैन, झूठ नहीं बोल रहे हो। अरे फर्जी तो थे, फर्जी थे ना, अरे फर्जी थे वो लोग, फर्जी थे, उन्होंने खुद कहा ना बाद में खुद कहा ना उन्होंने, हम फर्जी हैं, हमें ऐसे पकड़ के ले आए थे। मॉडल की तो कहा ना इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिक इलेक्टोरल रोल पे आए, तो उसमें राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। गजब का लॉजिक है यार। झूठ तो बोल ही रहे ना, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मानूंगी। अच्छा, राहुल गांधी झूठ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मानूंगी भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात सुनूंगी। मोदी जी को नीरो बोला था, मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मोदी जी, पूजा एक सेकंड पूजा मिश्रा जी, अच्छा रुकिए तो सही, अरे भाई रुकिए ना, अच्छा रुकिए तो सही, रुकिए ना। मोदी बंसी बजाता, आपसे ज्यादा जो मोदी जी नीरो है, यूपी में जो आपसे बड़ी पार्टी है उनसे बात कर लेते हैं ना। एक मिनट पूजा मिश्रा जी, अल्पसंख्यकों को टारगेट नहीं किया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अल्पसंख्यकों को टारगेट नहीं किया गया, किसी एक वर्ग की बात नहीं की गई, किसी एक धर्म जाति की बात नहीं की गई। तो ये जो आप कह रहे हो कि भाई पीडीए इनको निशाना बनाया जा रहा है, तमाम लोगों को एसआईआर में निशाना बनाया जा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई सब बकवास है, सब झूठ है। तो ये कैंपेन अब बंद होगा। रीमा जी आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, वो सर्वमान्य होता है, और वो समाजवादी पार्टी पर भी लागू होता है। पर रीमा जी, जो प्रश्न है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं किसी को टारगेट नहीं किया गया, चलिए हम मान लेते हैं, पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ ने आत्महत्या की ये कह करके कि उसके ऊपर में अनड्यू प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो जो वैध वोटर्स हैं उनके नाम काटे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उसका आखिरी बयान यही था, उसने हॉस्पिटल के बेड से दिया था, उसने सुसाइड किया हुआ था। तो इनमें जांच होनी चाहिए ना। तो जो सवाल है, हम मानते हैं कि ये इस पे वैध है कि वैधानिक है कि नहीं है, ये तो कभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। एसआईआर वैधानिक है, और ये भी बिल्कुल है पीपल्स एक्ट राइट के तहत जो है ये आता है, इलेक्शन कमीशन का राइट है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इन चीजों पे थी कि जो ये प्रेशर पड़ रहे थे, जो वैध
जो वोटर्स हैं उनके नाम जो कट रहे थे उन पे परेशानियां थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ रहा है कि नहीं वो वैध नाम नहीं कटे थे, या फिर ये आ रहा है, आपने देखा होगा यही जज ने कहा था ना कि वेस्ट बंगाल के मामले में कि 27 लाख लोग जिनका मामला ट्रिब्यूनल में पेंडिंग चल रहा है वो अगले साल वोट दे दें, अगली बार वोट दे देंगे, अभी नहीं दे सकते। हाँ। तो इस ऐसे चीजों पे तो आपत्ति आएगी ना, ये चीजें एक्सेप्टेबल तो नहीं हो सकती। इसका मतलब आप बहुत वैलिड बात कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इस मुद्दे पर आप राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रही ना, क्योंकि उन्होंने तो भरे मंच से ये बात बोली, ज्ञानेश कुमार वोट चोर है, ज्ञानेश कुमार वोट चोर हैं, और उनका फोटो दिखा कर कहा ये आदमी आपको जहां दिखे इसको पकड़ो और इसका घेराव करो। तो आप नहीं हो ना उनके साथ फिर? रीमा जी, समाजवादी पार्टी ने कफन गिफ्ट कर दिया था 2024 में इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे प्रश्नों का जवाब तो नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो तो मुर्दा जैसे बिहेव किया। तो हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आ रहा है उसका स्वागत है, सर्वमान्य, हमें पसंद हो ना पसंद हो इससे मामला नहीं है। पर जो हमारे प्रश्न है, जो देश के भी प्रश्न है कि अगर कोई आत्महत्या कर रहा है उस बात को कहकर के इतना गंभीर आरोप लगा करके कि वैध वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, तो उस पर जांच होकर के कुछ तो परिणाम आना चाहिए। जो 27 लाख वोटर्स को रोक दिया गया उस पर कुछ तो परिणाम आना चाहिए। जिनके एफिडेविट पड़े हुए हैं उसको इलेक्शन कमीशन को एंटरटेन करना चाहिए। ये तो रीमा जी वैध है ना, इस पे तो आना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है, ये सारी बातें जो हैं ये सीधे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास जाकर की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकना, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरा मोर्चा चलाना, अनुप्रिया जी, क्योंकि ये बिहार से ही शुरू हुआ, बिहार के चुनाव से, हाँ बिहार के चुनाव से शुरू हुआ था ना, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरा मोर्चा, निखिल जैन, राहुल गांधी, इन सब ने चलाया था। तो बिहार का तो मामला खत्म है, अब पता चल गया है कि सब कुछ ठीक था। नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? बीच में नहीं बोलेंगे, कृपया बीच में नहीं बोलेंगे, थोड़ा सभ्यता पूर्वक हम लोग डिबेट करेंगे तो जनता सुन पाएगी। नहीं, रीमा जी हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं, प्लीज मेरा समय है। रीमा जी, देखिए बिहार से जरूर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय ही आपने देखा होगा कि तथाकथित विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो त्राहिमाम मचा रहा था शुरू होने के पहले ही। मैं पूजा मिश्रा जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आत्महत्या कर ली है तो ये आत्महत्या की कहानी तो उत्तर प्रदेश में, सॉरी, वो बंगाल में शुरू हुई थी, बिहार में तो वो नहीं हुआ था। लेकिन बिहार में भी क्या हो रहा था, पूरी की पूरी विपक्ष किससे लड़ रही थी? वो इलेक्शन कमीशन से लड़ रही थी। वो भूल गए कि वो एक राजनीतिक दल है और उसका काम है जनता के बीच में जाके मुद्दे के लिए लड़ाई करना। क्योंकि 2 दशकों तक का हमारा सरकार था बिहार में, हमारे खिलाफ जाके बात करते और जनता को मोटिवेट करते या उनको अपनी तरफ आकर्षित करते। लेकिन जो कांग्रेस जिसने ये पूरी की पूरी कवायद शुरू की, कांग्रेस के अगर राजनीतिक को समझेंगे रीमा जी, तो ये समझिए कि कांग्रेस अभी राजनीतिक हाशिए पे है। और वो कर क्या रही है, वो कांग्रेस बचाने का प्रयास करी थी। वो बिहार में एक यात्रा निकाली थी और मैंने आपके चैनल पे भी और कई चैनलों पे कहा था कि वो कांग्रेस बचाओ यात्रा है, वो भारत बचाओ यात्रा नहीं थी, वो संविधान बचाओ यात्रा नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस की अगर आप राजनीतिक स्थिति को देखेंगे तो वो शून्य पे ही है और इसके साथ जो दल चला जा रहा है। और अभी पूजा जी की बातों से मैं समझ गई कि उत्तर प्रदेश में तो जो है समाजवादी पार्टी इनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस साथ जाने का नतीजा क्या होगा। आपने आरजेडी को देख लिया, वो इंडिकेशन तो मिल चुके हैं, को देख लिया। और ऐसा अलायंस रीमा जी रहे जहां फ्रेंडली फाइट हो। बिहार के चुनाव में तो कई चीज बहुत ही अलग देखने को मिला। तो मेरा ये कहना है, आज न्याय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया कि इलेक्शन कमीशन जो वो अपना काम कर रही है, और अगर किसी को डाउट है, किसी तरह की कोई लगता है कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, तो आप तथ्यों के साथ आइए ना। तथ्य थे, याद होगा रीमा जी, आपने याद दिलाया, वो तथ्य था जहाँ पे कांग्रेस के साथ जाकर के कांग्रेस के जो पिटिशनर थे उनके साथ में अब सवाल ये, हाँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट रीमा जी, एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे नाम को काटा गया है, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके इस बयान को बहुत ही प्रसारित किया गया, तो वो आके बाहर निकल के कहती हैं कि हमें बहलाया गया, फुसलाया गया और कांग्रेस के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं काटा गया। अब समझिए, जिसकी कार्यकर्ता नहीं है वो झूठ की खेती करे और झूठ की राजनीति किस तरह से, यही मैं बात कह रही हूँ। इसको आगे बढ़ाते हैं अब थोड़ा। हाँ, निखिल जैन, तो बेसिकली ये जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चल रही है ना देश में,
कि हर चीज पर एक नए तरह का नैरेटिव चलाओ। पहले एसआईआर को लेकर चलाया, फिर इलेक्शन कमीशन को लेकर चलाया, अब महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर चलाया जा रहा है। ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पर जो तमाम चीजें हो रही हैं ये उसका प्रभाव पड़ रहा है। मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोदी के खिलाफ में तमाम चीजें बोली जा रही है। तो ये जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है इस पर तो लगातार मार पड़ रही है ना निखिल जैन, जनता की भी मार पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट की भी मार पड़ रही है। रीमा जी बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए नहीं बजे बढ़े, तो डीजल के इंटरनेशनल दाम क्या है? विपक्ष नहीं इंटरनेशनल वैश्विक संकट रीमा जी वो समझते हो आप या उसको भी बताना पड़ेगा? बहुत अच्छे से नहीं मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये मुख्यमंत्री जो थे ना गुजरात के 2002 से लेकर 2014 उनसे जाके जरा पूछिएगा, वो समझ रहे थे नहीं समझ रहे थे। जब क्रूड के दाम 140 थे तो 70 रुपए के पेट्रोल में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन जब क्रूड के दाम 120 रुपए थे तो 100 रुपए का पेट्रोल था। और जब भारत सरकार ने ये पिछले 7.5 रुपए ये पिछले तो बेसिकली बदले की राजनीति चल रही है कि आपने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, कंटेंट नहीं है, लॉजिक नहीं है, लेकिन बदले की भावना है। आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? प्लीज बोलने दीजिए। क्योंकि अब आप टॉपिक को चेंज कर रहे हो ना, तो मुझे वापस लाना पड़ रहा है आपको। नहीं, पिछले 4 दिनों में वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटे हैं, $120 से $100 हुए हैं, लेकिन भारत में 7.5 रुपए बढ़ गए हैं। तो या तो सरकार मान ले कि हमने 76 दिन तक जो दाम बढ़ाने चाहिए लोकतंत्र खतरे में नहीं है ना निखिल जैन। तब तो चंगा सी था। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वापस लौटो, उसी पर लौटो, उसी पर वापस लौटो। लोकतंत्र संकट में नहीं है बेसिकली। अच्छा, तो अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी तो उनकी पार्टी मुकर गई, अभी सुना नहीं पूजा मिश्रा को? उन्होंने वो तो राहुल गांधी के लॉजिक के साथ ही नहीं है मैडम। उनके नेता भी साथ हैं, वो भी साथ हैं। उन्होंने साफ बोला 2024 में हम तो इलेक्शन कमीशन को पहले ही कफन भेज चुके हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कफन से उनका मतलब क्या है, तो कॉफिन है। अगर आप कफन किसी को तब कब भेजते हो? जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना। वैसे भेजते नहीं है किसी को, लेकिन कफन आप किसी को तभी देंगे ना जब उसकी मृत्यु होगी। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो तो काम तो कर ही नहीं रही। अंपायर का काम करना था, वो आके बॉल बॉय बन गई है बीजेपी के लिए। सारे चुनाव तो बीजेपी की केवल मदद करती है। अच्छा, एक और भ्रम फैलाया गया, मैं आपके दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं कि कोई भी जिस भी वोटर का नाम गलत तरीके से कटा, ऐसा कोई वोटर नहीं दिखा पाया विपक्ष कोर्ट के आगे। ये 100% झूठ है। मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड था। दिखाए थे क्या? बिहार बिल्कुल दिखाए थे। अभी तो अनुप्रिया ने बताया ना, उन्होंने बताया जो मर्जी बताते कि बात वो मुकर गए। धनंजय गिरी जी क्या हुआ था भाई? एक सेकंड कौन थे ये वोटर? बार एक सेकंड, ये कौन सा तरीका है? बीजेपी के आदमी से पूछेंगे क्या बीजेपी? बताइए भाई। धनंजय गिरी आके बोलेंगे मेरी पार्टी झूठ बोल रही है या मेरा नेता झूठ बोल रहा है? धनंजय गिरी जी बोलिए। मेरी बात गलत लग रही है बताओ, जर्नलिस्ट आप वेरीफाई करिए। मैं आपकी चैनल का, आपकी टीम का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ज्ञानेश कुमार राइट लिखा है। बट राहुल गांधी रॉन्ग भी ठीक लिखा है, लेकिन अगर रिजेक्टेड भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि लगातार 99 चुनाव में जनता के द्वारा रिजेक्टेड लोगों के बार के मन से कांग्रेस शेष दल होता था, विशेष था, अब वो शेष हो गया और शेष हो गए। ये कितना बड़ा पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी बेचारे का और उनके ये सो कॉल्ड गैंग का, कि आप देख लीजिए इनका क्या पाखंड है। हारे तो हाहाकार, जीते तो जय जयकार। भाई आप जब कर्नाटक में जीत जाएंगे, केरल में जीत जाएंगे, तमिलनाडु में अभी अब तो खैर किसके थे और किसके हो गए पता नहीं चलता है। तलाक के पहले ही दूसरा निकाह पढ़ लिया इन लोगों ने। और वहां आप देखिए हिमाचल में जीत गए तो सब ठीक है, सब चंगा सी जी। ये कांग्रेस के हाशिए का हाहाकार जो है, राहुल गांधी बहन मेरी ठीक कर रही थी कि राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। अरे भारत से जुड़ने की यात्रा कर लीजिए, इस मिट्टी इसकी खुशबू को महसूस करिए। आप इस मिट्टी से जुड़ ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा। ये टूलकिट गैंग लेकर के आते हैं, नैरेटिव फैलाने वाले गैंग लेकर के आते हैं। इन लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम, अरे इसके एक्चुअल ग्राम में चलिए, उस ग्राम में चलिए जहां 12 करोड़ किसान सम्मान निधि है, उस गांव में चलिए जहां महिलाओं के लिए 12 करोड़ इज्जत घर बने हैं, उस गांव में चलिए जहां 4 करोड़ महिलाओं को घर मिले हैं। उन गांव में भी चले जहां मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है मैं बोलना नहीं चाहता। उन गांव में भी चले जहां पे बच्चों को मिड डे मील में साफ आ रहा है। उन गांव में भी चले जहाँ पे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका नीट का पेपर लीक हो गया था। जो बैंक उन गांव में चले जहाँ पे नैरेटिव चल रहा है, फिर नैरेटिव चल रहा है।
उन गांव में चले नैरेटिव चल रहा है क्योंकि शंकराचार्य पे लाठियां बरसाई, फिर नैरेटिव चलने लगा। उस गांव में चले जहां पर एक तो एक सेकंड, ये नैरेटिव की दुकान ना, ग्राम में ही घूम रहे हैं। अगर नैरेटिव की दुकान मत चलाओ, चैनल पे मत चलाओ। ग्राम की बात करते हैं सर, ग्राम की बात करते हैं, छोड़िए इंस्टाग्राम को। मोदी जी के होंगे बहुत सारे फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री को चॉकलेट टॉफी दे के बड़े खुश हो रहे होंगे आपके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे। छोड़िए, आप ग्राम की बात करते हैं। उन ग्राम में चले जहां के लोगों को मृत घोषित करके उनके नाम काटे गए और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करा गया। अच्छा, और आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जब विदेश जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब विदेश जाते थे, तो ये जो कर्टसी होती है कि आप विदेश जाते हो तो मेहमान टॉफी चॉकलेट देना, क्या देना चाहिए, टॉफियां देना, क्या देना चाहिए, अरे क्या देना चाहिए भाई, वो बताओ ना। 50 रुपए की मेलोडी चॉकलेट आज तक मोदी जी ने पहले दी थी किसी उससे को? क्या दिक्कत है, 50 रुपए की है तो नहीं, दिक्कत क्या है, प्यारे प्यारे नहीं, दिक्कत क्या है उससे? एंकर हैं। अरे मैडम, इतनी बेतुकी बातें ना आपके भारत की स्वदेशी कंपनी अगर 50 रुपए का गिफ्ट लेकर नरेंद्र मोदी चले गए तो दिक्कत क्या हुई? अरे मैडम, टॉफी गोलियां देने के लिए डिप्लोमेसी दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो मुझे समझ नहीं आई। मतलब कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करोगे निखिल जैन, कॉकरोच को सपोर्ट करोगे आप, लेकिन मेलोडी का विरोध करोगे। कॉकरोच को सपोर्ट करोगे, मेलोडी का विरोध करोगे, ये क्या है? ट्रम्प की बेटी को 8 लाख रुपए का डायमंड दिया था, ये याद है? भारत के टैक्स पेयर के पैसे का ही था। मोदी जी अपने घर से तो लाए नहीं थे। मतलब 50 रुपए की टॉफी दे तब भी दिक्कत है। और ये डायमंड वाली खबर आपकी अपनी पता नहीं कहां से आ जाती है, अलग अलग खबरें, अलग अलग खबरें। ये फेक नैरेटिव की दुकान कब तक चलेगी पूजा मिश्रा जी? अरे भाई, ये नैरेटिव कब तक चलेगा? आगे कुछ देखेंगे नहीं आती जनता इसमें नैरेटिव में पूजा मिश्रा जी। यूपी में चलेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी, मैं उसकी फोटो अच्छा, ठीक है पूजा मिश्रा। मैं यही सुन रही हूँ। ओके, अरे भाई सुन लो, अब उनको भी सुन लो, आप ही के सपोर्टर हैं, उनको भी सुन लो। रीमा जी, अभी जो है मैं सुन रही थी, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि गांव चले। अभी गांव बहुत त्रस्त चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं। आप सही कर रहे हैं, गांव जा नहीं रहे। हम लोग बात कर रहे थे एसआईआर पे, बिहार एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट का, मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको एक फैसला जो है इमरजेंसी के टाइम पे भी जबलपुर मामले पे आया हुआ था, लोग उसको गूगल करके देख लेंगे क्या आया हुआ था और क्यों आया हुआ था। तो फैसले ऐसे नहीं है कि जो है ऐसे आए नहीं जिससे जनता के साथ में जो रेजोनेंस ना करे। ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं कि जो जनता के साथ में रेजोनेंस नहीं करते हैं। हम फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ है और जो एफिडेविट्स लगे हुए, जो कंप्लेंट्स लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसको एक्नोलॉज करे, अकाउंटेबिलिटी ले, हमें जवाब दे। अगर हम लिखित में प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें लिखित में जवाब दे दे। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पर भरोसा बरकरार है या नहीं? अभी हमारा भरोसा तो खत्म हो चुका है। तो यूपी का चुनाव कैसे होगा फिर? यूपी के चुनाव में क्या होगा फिर? अगर पहले से ही आपका भरोसा खत्म हो गया इलेक्शन कमीशन पर से, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या पार्टिसिपेट करेंगे आप? तो भी हम पत्राचार करते रहेंगे। जो संविधान हमें अधिकार देता है उस और अगर सीटें नहीं आती हैं तो फिर से वही सारी बातें होंगी जो टीएमसी ने की बंगाल में। रीमा जी, ऐसा नहीं होने वाला है कि सीटें नहीं आएंगी। 2024 में हमने कहा ना कि हमने इलेक्शन कमीशन को कफन गिफ्ट किया था, और हमने कफन गिफ्ट किया था, उसके बाद में हमारी 37 सीटें आई। यही तो मैं कह रही हूँ। इसका मतलब तो चुनाव आयोग सब सही कर रहा है ना, तभी आपकी 37 सीटें भी आ गई। वही सिस्टम है, वही सब कुछ है धनंजय गिरी, पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा। हाँ, वही सिस्टम है। इसका मतलब सिस्टम सब ठीक है। नहीं, हम लगातार तत्पर हैं बूथ पर। हम चोर को चोरी ही करने नहीं दे रहे हैं, हम खड़े ही हैं, हम हट ही नहीं रहे हैं। कौन चोरी कर रहा है? जो चोरी कर रहा है उस वही तो जांच करने के लिए हम बात कर रहे हैं। नहीं, कौन कर रहा है चोरी? बीजेपी? हम तो भाजपा कर रही हो, चाहे जो भी व्यक्ति कर रहा हो, हम व्यक्ति के नाम के साथ में हमने। अच्छा, आपको फ्रीज होगा। धनंजय गिरी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनुप्रिया जी। व्यक्ति के नाम, व्यक्ति का वीडियो। अच्छा, चोरी हो रही है। ओके, ठीक है। राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम किया, ये एक पॉइंट है जो निकलकर सामने आ रहा है। और दूसरा पॉइंट ये निकलकर सामने आ रहा है कि क्या विपक्ष जो है वो अब घुसपैठियों का बचाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़ी हुई है? धनंजय गिरी। रीमा जी, देखिए, दो बातें हैं।
कांग्रेस के पीरियड की अगर आप बात करें तो चुनाव आयुक्त से हटते थे तो राज्यसभा चले जाते थे, उसके बाद वो मंत्रालय में भी चले जाते थे। चुनाव ऐसे भी लोग हुए जिस देश में जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं रही लेकिन हाईकोर्ट के जज रहे, जस्टिस वांगचू। उसके अलावा भी जस्टिस बहरुल इस्लाम, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद राज्यसभा सांसद आए, फिर दोबारा जाके जज बन गए, फिर इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा सांसद बन गए। तो ये संवैधानिक संस्थाओं से स्वयं को ऊपर समझने का कांग्रेस पार्टी का इतिहास पुराना है। पहला चुनावी फ्रॉड करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 77,000 वोट इनवैलिड करके और 7,000 से उन्हीं के पीए के द्वारा हरवाया था, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस पाप में बराबर के भागीदार थे। पंडित नेहरू खुद अपना लेकर के गए थे। इसके अलावा इसके बाबा साहब ने खुद लिखित प्रमाण दिया, बाबा साहब ने लिखित, अब बाबा साहब ने जो खुद लिख करके बोला है उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आप इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का अपमान करते आए और आज बाबा साहब का भी अपमान करने पर आप तुल गए। राहुल गांधी ने जो निष्ठा की हद पार कर दी है, कांग्रेस पार्टी बना गई है। बाबा साहब के लिखे हुए क्या प्रमाण है? जिसको दिया गया संविधान से देश चल रहा है, उसकी चिट्ठी को क्या प्रमाण है? जो मैंने खुद सब एक साथ बोल रहे हैं। की चिट्ठी लिखी, आप कह रहे क्या प्रमाण है? भाई हद हो गई, हद हो गई। एक समाजवादी पार्टी के नेरेटिव नेता थे जो कहते थे कि बाबा साहब से उंगली दिखा रहे हैं कि जमीन पर कब्जा कर लो। ऐसे विकृत मानसिकता से 5 पीढ़ियों से 6ठी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। जो 5 पीढ़ियों से जो परिवार की पांव पोंछ है, ये लोकतंत्र क्या लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति स्वयं को कांग्रेसी कहलाने में शर्म महसूस करेगा। आजम खान नाम है उनका, आजम खान नाम है, उनकी वीडियो मौजूद है। आजम खान श्रीमान का नाम है, उनका वीडियो मौजूद है। मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ। आजम खान उनका नाम है, वीडियो मौजूद है, जिन्होंने सवाल उठाए थे। दूसरी बात आप समझिए, इस देश की पहली दलित मायावती बहन मायावती ने क्या लिखा था? बहन मायावती ने भर्ती में FIR लिखवाया था। मैं उनके सब कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सपा के गुंडों से मेरी अस्मिता को और मेरे प्राण को पता है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप? ये सारी चीजें तो पता ही है धनंजय गिरी जी, क्या हुआ था बहन जी के साथ में, क्या किया था समाजवादी पार्टी ने, वो तो सबको पता ही है। उसमें क्या छुपी हुई बात थोड़ी ना है। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने अरे सोशल मीडिया पर डाला था ना उन्होंने, मायावती ने लिखा था ना, ये तो समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब इसमें वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फैक्ट्स है ना। हाँ रीमा जी, मैं ये कह रही हूँ कि सुश्री मायावती को केस लड़ना चाहिए था। रीमा जी, उनको केस लड़ना चाहिए था ना, उन्होंने वापस क्यों ले लिया? अब उन्होंने जो किया नहीं किया, लेकिन फैक्ट तो है। बस इतना ही कह रहे हो ना कि बार बार आप चुनाव के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करें। इससे अच्छा कि आप युद्ध लड़ लीजिए ना। आप खुद को नेता कहती है, लीडर कहती है, आप लीडर कैसे होंगी जब आप स्वयं के लिए नहीं लड़ पा रही हैं? लड़िए। आपको ऐसा कौन सा फायदा आ गया होता कि आप जो है लड़ना नहीं चाहती हैं? आप उसको बना लिए चुनावी हथकंडा, जब जब चुनाव आएगा तब तक आप उसको लेकर के आगे खड़ी हो जाएंगी, पर आप लड़िए, आप ये नहीं बताएंगी। अरे भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, या तो हमें महिला अधिकार, महिला सुरक्षा, महिलाओं की बात करनी नहीं चाहिए, और अगर हम कर रहे हैं तो हर महिला की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, ऐसे सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पूजा मिश्रा जी सुनिए ना, पूजा मिश्रा जी, मुझे आप बस एक बात बता दीजिए कि ये जो आप जाति की बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है किसी जाति को टारगेट नहीं किया गया, कोई पीडीए को टारगेट नहीं किया गया, कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई बात नहीं थी, किसी वर्ग के खिलाफ कुछ नहीं किया, और चुनाव आयोग ने जो किया सही किया है, उसको पूरे अधिकार है। अब तो बात खत्म हो गई, तो पीडीए को कोई निशाना नहीं बना रहा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट उत्तर प्रदेश के SIR में जो लगे गए एप्लीकेशन उस पे आए हुए हैं, उस पे तो आए नहीं है। आप नहीं गए थे ना, आपकी पार्टी तो थी। अच्छा, आपकी पार्टी नहीं थी ना सुप्रीम कोर्ट वाले उसमें, तो आरजेडी गई थी, टीएमसी गई थी, आपकी पार्टी क्यों नहीं गई? आपकी पार्टी क्यों नहीं गई? हमारे जितने भी एप्लीकेशन पड़े हुए सारे इलेक्शन कमीशन के पास में पड़े हुए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना। हमें जब सुप्रीम कोर्ट जाने से लगे वो हम जाएंगे ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम इलेक्शन, अब तो चुनाव हो जाएंगे, फिर कब जाओगे आप? अब तो चुनाव ही हो जाएंगे, चुनाव हो जाए। अब जो दिक्कतें हैं वो तो पहले बतानी चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट को, फिर चुनाव के बाद फिर वही रागा लापेंगे सब लोग। रीमा जी क्या? अरे बिहार में भी वही हुआ, देखिए फ्रीज हो गए आप। बिहार में भी निखिल जैन वही हुआ था, फिर अभी टीएमसी हारी तो वहां भी यही हुआ, अब उत्तर प्रदेश में भी पता नहीं यही ना हो जाए, तो फिर यही होगा। तो अनुप्रिया जी, नहीं रुको ना, देश का समूचा विपक्ष झूठ बोल रहा है। अनुप्रिया जी, हमें क्या पता भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं।
अनुप्रिया जी से ही पूछ लीजिए, उनके नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं है जब उनकी पार्टी के नीतीश कुमार, आप तो थी बिहार में, मैं भी था, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। अच्छा, सिद्धारमैया कल इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सिद्धारमैया से इस्तीफा क्यों ले रहे हो कल? सिद्धारमैया से इस्तीफा के हम बाद में आ जाएंगे। क्यों बाद में आ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जैसे सिद्धारमैया से कल आप इस्तीफा ले रहे हो, नीतीश कुमार ने भी दे दिया, वो राज्यसभा आ गए। जैसे सिद्धारमैया आ रहे हैं राज्यसभा में, ऐसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा आ गए। क्या हो गया उसमें? कर्नाटका में कब हुआ था चुनाव? 3 साल पहले ना। तो बिहार में कब हुआ था? अच्छा, मतलब 3 साल हो जाते, उसके बाद नीतीश कुमार आते तो ठीक रहता, बट अभी वो पहले आ गए तो मतलब कांग्रेस को फॉलो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, नहीं 6 महीने पहले आप नीतीश जी के नेतृत्व में अनुप्रिया चुनाव जी लड़ते हैं और फिर नीतीश जी को हटा दिया जाता है। अनुप्रिया जी से ही पूछ अच्छा, पूरी तरह कांग्रेस को फॉलो करो तो ठीक रहता है ना, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो फिर दिक्कत है। मैडम 5 साल पूरी तरह क्यों फॉलो करेंगे कांग्रेस? मुझे अच्छा लगा कि अब कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो जान चुके हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि जब जिनको कॉकरोच जनता पार्टी के अगर फॉलोअर्स मनोबल मिलता है तो मुझे समझ में आ रहा है उनकी चिंता नीतीश कुमार जी के लिए, मुझे सहज समझ में आ रही है कि क्या इनकी मनोदशा है। देखिए, ये हमारा बहुत ही जो एनडीए अलायंस है बिहार में, वो 2 दशकों से चल रहा था और बिहार की जनता उनको लगातार चुन रही थी। बेशक हम नीतीश कुमार जी के हम कहते हैं नहीं प्लीज यार मत बोली बीच में, मैं नहीं बोलती बीच में किसी की, मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनती हूँ। आपको आपत्ति होगी आप बोलिएगा। रीमा जी 1 घंटा इनको और दीजिएगा समय। मैं कह रही नीतीश कुमार जी के शासन का नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार जी की उनकी इच्छा थी कि वो नहीं चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी और चुनाव के पहले कहा था, कोई चुनाव के बाद नहीं कहा था। जब हमें नहीं आपत्ति है और हमारी जो पीड़ा थी हम उसके साथ रह रहे हैं और हमारे नेता के रूप में निशांत जी नेतृत्व कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारे नेता जो भी होते हैं वो बिहार में रहते हैं, वो विदेश नहीं जाते हैं। अब बहुत आश्चर्य मुझे होता है रीमा जी, बिहार चुनाव हो रहा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग करते हैं और करके महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो हरियाणा की बात करते हैं। अब जिनका मैं कभी भी पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करती, बट जो नेता जिसको कांग्रेस ने चुन के भेजा है, मुझे लगता है कि उनको राजनीतिक समझ में ही नहीं आती है। उनको एक्स्ट्रा क्लास लेने विदेश जाना पड़ता है, वहां से क्लास लेके आते हैं और फिर भारत की जमीन पे आके कहते हैं देखिए भारत में जो जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो अब बिक चुकी है, वो सरकार के अंडर में चल रही है। क्या बात करते हैं आप हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, अपने देश में नहीं विदेश में भी जाकर के हमारे साखों को आप कमजोर कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि देश की जनता ने वो देखा है कि जिस तरह से इमरजेंसी लगी थी वो एक्चुअली अब आज का वीडियो वो बच्चों वाला देखा, आप उसको बनते हैं। बात हो रही थी सीबीएसई की, राहुल गांधी उनके बीच में भी बैठ करके बात कर रहे हैं, लोकतंत्र मर रहा है, बच्चों को भी यही शिक्षा दी जा रही है, सब कुछ मर रहा है, देश की संस्थाएं मर गई, रीमा जी लोकतंत्र मर गया। आपको याद होगा कि कैसे नेपाल वाली घटना में किस तरह से कांग्रेस के लीडर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनको राजनीतिक समझ में नहीं आती और राजनीतिक उनको पता नहीं है करना किस विषय पे होता है। उस समय भी उन्होंने कहा जन जी को आह्वान किया था। क्या आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या आप युवाओं को देश को झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? अच्छा, ये कॉकरोच वाला भी जो मामला था ना, अखिलेश यादव भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे वैसे, लेकिन निखिल जैन अब आपने क्योंकि बात ही कर दी थी, ये जेनजी को फेक नैरेटिव में उलझाना ठीक है क्या अपनी राजनीति में? जेनजी को तो आप देश के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, देश कैसे प्रोग्रेस कर रहा है वो बताएंगे, जेनजी को आप भारत की खूबियां बताएंगे या आप ये सब बताएंगे कि देश खत्म हो रहा है? मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने डेस्क से वो थाली चम्मच हटाया। अब आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि मुझे तो थाली चम्मच लेके हर डिबेट पे बैठना चाहिए, केवल मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, नहीं आप ये मैंने तो भारत बोला था, मैंने तो नाम में नहीं लिया मोदी जी का। आपके लिए अगर भारत मोदी जी है तो अच्छी बात है, मैंने तो कहा भारत की तारीफ, लेकिन आपके लिए भारत और मोदी जी सेम है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड, अभी आप बोलेंगे मैं भारत की तारीफ करता हूँ, आप जरा तारीफ करिएगा। ये मनमोहन सिंह के दौरान, उनकी सरकार के दौरान भारत की गति की प्रगति सबसे, मैं किसी सरकार के दौरान की बात नहीं कर रही, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ मैं भाई। मैं तो आपकी राजनीति में नहीं पढ़ती, किस समय में क्या हुआ था। नहीं बोलिए ना, 2004 से 14 में भारत का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था। ये देखो पकड़े गए ना। रीमा जी ऐसा है, ऐसा रीमा जी क्या हो गया? रीमा जी एक मिनट, रीमा जी एक मिनट, आप कह देंगी कि अटल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करा। नहीं भाई, मुझे समझ नहीं आया क्या पकड़े गए ना, ये क्या था ये? नहीं तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डूइंग।
What? अगर मोदी जी ने कुछ अच्छा करा, मोदी जी ने कुछ अच्छा करा, बीजेपी ने अच्छा करा तो आप उसकी तारीफ करेंगी, नहीं करा तब भी बना के तारीफ कर देंगी। देखो ऐसा है निखिल जैन, मैं चलो ठीक है, मैं ऐसे कोई मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी। एक मिनट अब सुन लो, एक मिनट धनंजय जी। अब बात यह है कि मेरे कुछ रिश्तेदार जो हैं वो रहते हैं लंदन में। अब सुन लो निखिल जैन, जब देश में पहली बार अभी कुछ दिनों पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़े और मेरी वहां पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भारत कितना अच्छा है, यहाँ पर जब से ये वॉर शुरू हुई है हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 मतलब लगभग 250 गुना हो चुके हैं, लेकिन भारत में अब तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे। ये यूके में बैठे हुए लोग कह रहे हैं भारत की तारीफ करते हुए, है ना, लेकिन निखिल जैन शायद विदेश में देखते नहीं है कि चल क्या रहा है, उनको सिर्फ भारत की बुराई नजर आती है राहुल गांधी की। तो ये सच्चाई है, सच्चाई पर से पर्दा नहीं हट सकता, आलोचना कर दे तो सच्चाई पर से पर्दा नहीं हट सकता। मैं तो इस भारत की बात करूंगी निखिल जैन, जिस भारत का डंका विदेश में भी बज रहा है, तो मैं तो आज के भारत की बात करूंगी। धनंजय गिरी, आज के ही भारत की बात करता हूं, मैं तो आज के भारत की बात करूंगी। बच्चों के पेपर नहीं चेक हो पा रहे, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बताइए यूपी में धनंजय गिरी संकट है। कुछ महीने पहले शंकराचार्य अब सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अब सुन लो वो क्या कह रहे हैं, अब सुन लो वो क्या कह रहे हैं। ऐसा है रीमा जी, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार का सरकारी डाटा है 2013-14 में जो महंगाई दर थी वो 10.3% थी, 2012-13 में 9.5% थी, 11-12 में 8.9% थी, और उसके पहले 12% की महंगाई दर थी, और डबल डिजिट में लगातार महंगाई दर रही है, विकास दर सिंगल डिजिट में रही है। हमारी सरकार के 12 सालों में विकास दर हमेशा डबल डिजिट में रहा है और इन्फ्लेशन हमेशा सिंगल डिजिट में रहा है। कितना झूठ बोल रहे हैं, विकास दर कब डबल डिजिट में रहा है? वो डेटा बता रहे हैं, 12 साल में हम 11वीं झूठा डेटा बता रहे हैं, विकास दर कभी डबल डिजिट में नहीं है मोदी सरकार में, दिखाइए, प्रमाण दिखाएं। यह वैश्विक संकट के कारण। आप सही डेटा बता दो, आप सही डेटा बताना निखिल जैन, सही डेटा बताना क्या है? मैडम, इंडिया की ग्रोथ रेट कभी भी मोदी सरकार के अंडर डबल डिजिट नहीं गई है। अगर धनंजय गिरी के तो 10 लाख फॉलोअर्स हैं, इंटरनेट पे डाल दें। ये आके यहाँ पे कुछ भी झूठ बोल जाते हैं, आप इन्हें फैक्ट चेक करेंगे नहीं, आप मेरे से हर एक पॉइंट का फैक्ट चेक मांगती है, मैं बैठ के यहाँ पे प्रिंट आउट निकालता रहता हूँ। और 8.3% का विकास दर, लो बता दिया, 7% का मेरे रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया। अरे भाई साहब, 8.3 डबल डिजिट होता है, 8% डबल डिजिट होता है, 8-10 से ज्यादा होता है भाई। आधे से कम भी, हमारे आधे से कम है महंगाई दर, और उस पीरियड सरकार में जिस सरकार का प्रशंसा कर रहे थे उसमें डबल डिजिट में महंगाई दर, आपने कहा डबल डिजिट महंगाई दर आप रही है। दिखाइए ना, सरकार का आप दिखाइए डबल डिजिट ग्रोथ रेट। मनमोहन सिंह जी का सरकार आपने अभी टीवी पे बोला कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट था, आप प्रमाण दिखाइए, आप एक साल दिखाइए जब डबल डिजिट था। जी ने जो सरकारी अभी मनमोहन सिंह जी के दौरान देखिए, फालतू के आप दर्शकों को बचाएंगे, जिसने कहा था कि पैसे सिंपल बता देता हूँ, आ गए। ये वही मनमोहन सिंह है जो अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री ने कहा था। बात बता देते उन्हीं का डाटा आपको दिखा रहा हूँ। दिवंगत व्यक्ति पे व्यंग करना अच्छी बात नहीं है, डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिवंगत व्यक्ति पे व्यंग करना अच्छी बात नहीं है धनंजय जी, आप तो सुशील व्यक्ति हैं। नहीं, आप अपने नेता की तरह गंदी बातें नहीं करते, आप तो सुशील व्यक्ति हैं, दिवंगत व्यक्ति पे व्यंग ना करते। मैं सिंपल सा आपके, मैं आपके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं, मनमोहन जी के 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी तिगुनी हुई थी, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी दुगनी हुई है। ये बहुत सिंपल सा डेटा है। आपको इतने ग्रोथ रेट 8%, 9%, डबल डिजिट 13%, 4%, इन्फ्लेशन रेट, रियल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 2004 में $700 बिलियन से कम जीडीपी थी भारत की। मनमोहन सिंह जी ने जब छोड़ी सरकार तो $2 ट्रिलियन। अच्छा ठीक है, अब रुकिए, अब सुन लो, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, थोड़ा सा टाइम लगा निखिल जैन, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे निकालने में ये डेटा, लेकिन सुन लो अब। यूपीए का पॉलिसी पैरालिसिस, अरे भाई सुनो ना, इनकी आवाज जरा म्यूट रखो क्योंकि अब इनको थोड़ी मिर्ची लगने वाली है। यूपीए का पॉलिसी पैरालिसिस 2004-2009 में ग्रोथ रेट अच्छी थी, लेकिन उसके बाद यूपीए 2 में विकास दर गिरकर 5.6% के दायरे में आ गई, यानी 5वीं सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में भारत को डाल दिया गया। निखिल जैन सुन रहे हो? सुनो, अरे सुनो, आप ये फ्रैजाइल 5 की बकवास। अच्छा, यूपीए के समय महंगाई जो है वो डबल डिजिट में थी, जो कि 10% से 12% तक पहुंच गई थी। आम जनता के बजट पर इसका सीधा असर पड़ा। अरे रुको भाई,
रुको ना, अरे रुको भाई रुको। अब बताइए अब एनडीए के समय सुन लो, एनडीए ने महंगाई को औसतन 4.5% के दायरे में बांध कर रखा, जो कि उस समय से लगभग 6% कम था। अब समझ गए? अब आपने चैट जीपीटी पढ़ लिया हो तो एक बार चैट जीपीटी की जरूरत नहीं होती, मेरी रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है, ऑथेंटिक रिसर्च देती है एकदम निखिल जैन को काउंटर करने के लिए। नहीं अब ये काउंटर सबसे कमजोर। अब आप अब देखो, अब देखो, पांच सबसे अब कमजोर मिर्ची लग गई, बोल के भारत का मजाक उड़ाना मिर्ची लग गई क्या? मेलोडी भिजवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे नहीं खानी पाम ऑयल। मिर्ची कम हो जाएगी, टॉफी खाने का शौक नहीं है मुझे। मिर्ची कम हो जाती है मेलोडी खाने से। पाम ऑयल से बनी हुई घटिया टॉफी खाने का शौक नहीं है मुझे, रीमा जी। घटिया टॉफी? नहीं, मैं अपना अभी घर पे चीकू मंगाया, मैं चीकू खा लूंगा, मुझे पाम ऑयल से बनी हुई घटिया टॉफी खाने का कोई शौक नहीं है। एक सिंपल सी बात है। टॉफी वैसे मैं तो टॉफी खाता ही नहीं, मैं तो फ्रूट खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, चीकू खाता हूँ। आपके दर्शकों को हम तो बचपन से मेलोडी खा कर बड़े हुए हैं। बहुत अच्छी मेलोडी है, चॉकलेटी है ना, बचपन से खाई है मेलोडी। अब पाम ऑयल और किससे बनी है तो आपको ज्यादा आपने रिसर्च की होगी शायद, लेकिन हम तो विदेशी। अब आप विदेश की चॉकलेट खाते हो कहा कि भारत नहीं, मैं कोई विदेश की चॉकलेट नहीं खाता। आप आपने बोला चलो, भारत मैंने अब डेटा क्लियर कर दिया कि पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार जो मनमोहन सिंह की थी उसे निकाल करके नरेंद्र मोदी ने देश को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अच्छा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट। आप सीबीएसई का पेपर नहीं कंडक्ट कर पाती, ये फैक्ट है भाई धनंजय गिरी, पेपर नहीं कंडक्ट करवा पा रही है, यही तो फैक्ट है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, बिजली नहीं दे पा रहे यूपी में लोगों को घरों में। 5वीं नंबर पर जो अर्थव्यवस्था को डाल दिया था ना सबसे कमजोर, दी जा रही है। बिहार में रोज पुल गिरते हैं, जो सरकार के को पुल नहीं बनाया जाता, बिजली नहीं दी जाती। और बात करेंगे ये गोल बदल के भाग जाएंगे। आप जिस पर बात करेंगे गोल पोस्ट बदल देंगे। ये गोल पोस्ट बदलते बदलते भागते भागते जनता के मुद्दे से भागते भागते आज यहाँ स्थिति ऐसे हो गई कि लोग कांग्रेस को इतिहास के आईने में देखने लगे हैं। जो एक विशेष दल होता था शेष हो गया, आने वाले समय में उसको अवशेष मिलेंगे और हम लोग बच्चों को ले जाके म्यूजियम में दिखाएंगे कि देखो इसकी कांग्रेस। राहुल गांधी जी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान। 5 की पंचायत में जुड़े वक्त की बात है, इसको यहीं खत्म करना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई जो भी कर रहा है चुनाव आयोग करता रहेगा और सही कर रहा है, तो इसलिए सारी बातों पर फुल स्टॉप लग जाता है। अब भी अगर रोना है तो भाई रोते रहो, क्या कर सकते हैं। 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।